अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, राइस पे है सदर क़ाज़ी साहब और तमाम हज़रात जो यहाँ मौजूद है, आप सबका शुक्रिया कि आप लोग संडे का कीमती वक्त जो आराम का होता है, रिलैक्स का होता है, रेस्ट करने का होता है, उसको कुर्बान करके यहाँ तक आए हैं। मेरा आने का मेन मकसद ये था कि अदोनी शरीफ को आया था मैं 2020 में, कोविड का पीरियड था, लॉकडाउन था। हमारे किसी दोस्त की तबीयत ख़राब थी, करनूल वहाँ तक गए थे। फिर वहाँ पे बोले कि एक बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं पीर शाह ताहिर खादरी रहमतुल्लाह अलैह, पहाड़ पे दरगाह शरीफ देखेंगे। वो लॉकडाउन में आके गए थे, अदोनी देखे नहीं थे। फिर कोई हजरत थे, उन्होंने जो है जामा मस्जिद भी बताए थे, रात में 2 बजे की बात थी वो। फिर ख्वाहिश रहेगी कि एक बार फिर अदोनी जाएंगे जाएंगे जाएंगे, मौका नहीं मिलता था, टाइम नहीं था। आम तौर पे वर्किंग स्केड्यूल ऐसा रहता है, सुबह 7 बजे से जो पेशेंट देखता हूँ रात के 9 बजे तक देखता हूँ। बीट पेशेंट राउंड्स होके करके 11 बजते। अगेन ये सेम कार्रवाई हर संडे हम टाइम निकालते कि जो है कुछ प्रिवेंशन के ऊपर बात हो, डिजीज को रोकने की बात हो, क्योंकि हर बीमारी का इलाज है, बात सही है, लेकिन वो इलाज हमारे को मालूम नहीं है। अफसोस की बात है, साइंस वहां तक तरक्की करी नहीं है, या तरक्की करी थी एक जमाने में। आज से 2000 साल पहले साइंस की यह तरक्की थी कि हर बीमारी का इलाज मौजूद था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने पैगंबर को भेजते हैं ईसा अलैहिस्सलाम को 2 मोजज़े देके कि मुर्दा है तो जिंदा कर सकते थे, पैदाइशी अंधा है तो आंख में रोशनी ला सकते थे, क्योंकि वो जमाने के डॉक्टर्स को वो नहीं मालूम था। बाकी हर चीज का इलाज था, लेकिन सीखने सिखाने का अमल नहीं था, दूसरों को एजुकेट करने का अमल नहीं था। जो है जो अपने को तजुर्बे से मिलता है वो किसी और को सिखाने का अमल नहीं था। अपनी नॉलेज अपने हद तक महदूद करने का एटीट्यूड था। और ऐसे बड़े बड़े कमरों में अपनी किताबें अपने नुस्खे रख लेके वैसे ही मर गए, वैसे ही दफन हो गए, बड़े बड़े खबरें हैं लोगों के। और जमाना इतना डाउनफॉल पे गया कि 13वीं सेंचुरी तक डार्क एजेस आ गए यूरोप में। खाने का तरीका नहीं मालूम, पीने का तरीका नहीं मालूम, मोशन होने का तरीका भी नहीं मालूम। दुनिया को जगमगाने के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आना पड़ा, फिर से ये अमल चलता रहा। तो अभी हमारा जो सैप किडनी सेंटर है, इसका जो फाउंडेशन पिलर है 3 चीजों के ऊपर है। एक तो है वी ट्राई टू प्रिवेंट डिजीजेस। अपना एम है प्रिवेंशन करना। अपना एम ये नहीं है कि मेडिकल कैंप्स करना, शुगर लोगों का चेक करना, बीपी चेक करना, हाइट वेट चेक करना। आप बीमार है, आप लिहाजा हॉस्पिटल के आओ, मैं सर्जरी कर दूंगा, ये अपना एम नहीं है। हम लोग कम्युनिटी में से पेशेंट्स को निकाल के हॉस्पिटल लेके जाना नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कम्युनिटी हॉस्पिटल को आए ही ना, क्योंकि बीमारी कई बार प्रिवेंटेबल रहती, कई बार प्रिवेंटेबल रहती।
एक बहुत बड़े डॉक्टर से बात कर रहा था मैं, तो किसी वजह से उन्होंने बोले कि भाई प्रिवेंशन पे काम करना है। ही वॉज वेरी हैप्पी। और वो बोले कि मैं जब यूएस गया था, वो यूएन के मेंबर है, तो वहाँ पे डिस्कशन हुआ प्रिवेंशन के ऊपर, अफ्रीका के डिजीज प्रिवेंशन के ऊपर। तो वहाँ पे मिसाल दी है कि उसको मैं पर्सनलाइज करके मिसाल देता हूँ कि करनूल से हैदराबाद के हाईवे पे रोज 100 एक्सीडेंट होते हैं, उसमें से 50 लोग मर जाते हैं। व्हाट इज एक्सेप्टेबल नंबर कि कितने एक्सीडेंट्स होना चाहिए, कितने मरना चाहिए? क्या वो 25 होना चाहिए? क्या वो 10 होना चाहिए? उसका आंसर है 0। एक भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी तरह कोई बीमार होना एक्सेप्टेबल नहीं है। बीमारी चीज ही नहीं है एक्चुअली। बीमारी आती है 99% अपने ही कामों की वजह से, अपने ही गलत डाइट की वजह से, अपने ही गलत स्लीपिंग हैबिट्स की वजह से, अपने ही गलत स्ट्रेस लेने के वजह से, और शायद किसी हद तक जो खादी साहब है, दूसरों से जलने की वजह से भी स्ट्रेस आता है। हसद, जलन, ये सब चीजें स्ट्रेस लेके आता है, बीमारी आते हैं। तो बीमारी 99% प्रिवेंटेबल है। 1% तो बीमार होता है, अल्लाह की मर्जी है, दुनिया से जाना है, कोई ना कोई बहाना चाहिए जाने के लिए। मौत आती है, आनी है तो खुद से हो जाते हैं हादसात। मौत को तो एक हादसे का बहाना चाहिए, तो ये हो जाता है कभी ना कभी। लेकिन अपना एम है प्रिवेंशन करना। सेकंड अपना एम है कि अपन वी ट्राई टू गिव द क्वालिटी केयर। थर्ड है कि अपन प्रे करते हैं, क्योंकि कोई भी बीमारी से जो शिफा मिलती है उसकी 2 असबाब होते हैं, ज़ाहिरी असबाब और बातिनी असबाब। दोनों असबाब पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज अपना डिस्कशन रहेगा प्रिवेंशन के ऊपर कि कैसा अपनी हेल्थ अच्छी रहना, कैसा अपन बीमारियों को रोक सकते हैं। इसके लिए और बिलखुसूस किडनी हेल्थ, क्योंकि मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, किडनी का डॉक्टर हूँ, और आने वाला महीना शायद संडे से या मंडे से रमजान मुबारक का है, ये महीना रोजा रहने वाला महीना है। तो इसमें कैसा अपनी किडनी की हेल्थ मेंटेन करना, इसके 8 गोल्डन रूल्स है। अगर कोई इसको फॉलो कर लेगा 99% श्योर है कि उसको किडनी का प्रॉब्लम तो नहीं होगा। एंड सेकेंड थिंग, नॉट ओनली किडनी प्रॉब्लम, क्योंकि किडनी एक वाइटल ऑर्गन है, इसके जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स है दूसरे ऑर्गन्स पे भी काम करते हैं। और बॉडी में जो वाइटल ऑर्गन्स है, ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है, लिवर है, किडनी है, सबका प्रिवेंशन ये 8 रूल्स में आ जाता है। रूल नंबर 1 ये है जी, क्योंकि मैं किडनी डॉक्टर हूं, पानी ज्यादा पीना चाहिए। पानी एक ऑयल है जो मशीन में डाला जाता है, इसी तरह बॉडी अगर मशीन है, इसको अच्छा चलना है तो पानी चाहिए। पानी इतना चाहिए कि खून गाढ़ा नहीं होना। अगर आप डिहाइड्रेट हो गए, खून गाढ़ा हो गया आपका, इवेंचुअली क्लॉट हो जाता, जम जाता। कभी ब्रेन में जमा तो फॉलिक्स का अटैक हो जाता है, कभी हार्ट में जमा तो हार्ट अटैक हो जाता है, कभी किडनी में जमा तो किडनी का फेलियर हो जाता है। तो डिहाइड्रेट होने से बचना है, और पानी इतना पीना है कि अपन वेल हाइड्रेटेड रहना है। वेल हाइड्रेटेड यानी बॉडी में पानी सफिशिएंट क्वांटिटी में है। इसको कैसा पहचानना? कई कॉन्फ्रेंसेस में जाने के बाद लोग पूछते हैं, डॉक्टर साहब पानी कितना पीना? 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर पानी पीना तो कितना पीना? इसका आंसर बहुत सिंपल है। हर किसी को पानी का रिक्वायरमेंट अलग रहता। मेरे को पानी का रिक्वायरमेंट अलग रहता, छोटी बच्ची को पानी का रिक्वायरमेंट अलग रहता, वो किसी ज़ईफ शख्सियत को पानी का रिक्वायरमेंट अलग रहता, गर्मियों में पानी का रिक्वायरमेंट अलग रहता, सर्दियों में पानी का रिक्वायरमेंट अलग रहता। कभी कभार सर्दियों में जो है 1 लीटर पानी पिए ज्यादा हो जाता है, गर्मियों में बेइंतहा कम हो जाता है वो। तो इसका आंसर ये है कि पानी इतना पीना चाहिए हमारे को कि यूरिन का कलर व्हाइट रहना है। व्हाइट, लाइट येलो कलर मॉर्निंग में एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर दोपहर तक, शाम तक, रात तक डार्क येलो या ऑरेंज कलर या रेड कलर यूरिन आ रहा है तो आप सीवियरली डिहाइड्रेटेड है, आपके बॉडी में पानी की बेइंतहा कमी है। किडनी पानी रोकना चाह रही है, कंजर्व करना चाह रही है। ये कंजर्व करने के चक्कर में मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं, बॉडी अंडर स्ट्रेस आ जाती है, एंड देन फंक्शनिंग खराब हो जाती है, आपकी सोच बिगड़ जाती है, आप समझ नहीं सकते, आप एनालाइज नहीं कर सकते, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, आपको रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते। देखे होंगे आप, तब इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, दुबई, पता नहीं गर्मियां हैं सर्दियां, बट अगर समर्स में क्रिकेट का मैच हुआ या फुटबॉल का मैच हो, बस प्लेयर्स को क्रैम्प्स आ जाते, गिर जाते हैं। क्यों गिरते हैं? डिहाइड्रेशन। यू कैन नॉट परफॉर्म, आप लेवल बेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते। तो पानी इतना पीना चाहिए कि यूरिन का कलर व्हाइट होगा। एंड रमजान मुबारक
के नज़र में पानी तो नॉर्मल लोग कैसा पीना, क्योंकि अब रोज़ा लंबा है, सहरी है, फिर इफ्तार है। आमतौर पे आई थिंक ये बार रोज़ा 12.5 to 13 आवर्स का है अपने पास, एंड इसमें डिहाइड्रेशन का कोई गुंजाइश या चांस भी नहीं है। ये मत समझे कि डिहाइड्रेट होते हैं। लोग अक्सर समझते हैं कि मैं बीमार हूँ, मैं रोज़ा नहीं रह सकता हूँ, मेरे को शुगर है, मैं रोज़ा नहीं रह सकता हूँ, मेरे को बीपी है, रोज़ा नहीं रह सकता हूँ, मेरे को हार्ट का प्रॉब्लम है। नहीं, हर कोई रोज़ा रह सकता है। इबादत में कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है किसी को भी, क्योंकि जो इंसान 8 घंटे सोता, 9 घंटे सोता, क्या उन्हें पीता खाता है क्या? जब डिहाइड्रेट नहीं होता उन्हें, जब उसको प्रॉब्लम नहीं होता, जब वीकनेस नहीं आता उसको, रोजे में कैसा वीकनेस आ जाता है? आज तक सुने ही नहीं हम कोई इंसान रोजा रहा और उसकी किडनी फेल हो गई, आज तक सुनने को भी नहीं आया। ये बात अलग है किडनी फेल हो गई, ढकल दिए होंगे रोजे के ऊपर, बट ऐसा कोई कॉज नहीं। इंटरनेट आपके सामने है, सर्च कर सकते हैं आप। ये अपनी सोच है रोजे से बचने। रोजा फर्ज अमल है, इसको करने की हद तक इम्कान कोशिश करना है। तो आमतौर पे सहरी के बाद जो है पानी नहीं पीते, तो बॉडी जो है 12 o'clock तक तो वेल हाइड्रेटेड रहती है, उसके बाद में डिहाइड्रेशन की तरफ बढ़ती है, एंड बाय द टाइम इफ्तार आता है आप ऑलमोस्ट डिहाइड्रेटेड लेवल पे आते हैं। ठीक उसी तरह जैसा सो के सुबह उठते हैं आप डिहाइड्रेटेड रहते हैं वो टाइम पे भी। तो सुबह जब उठते हैं तो पहला काम अल्लाह वाले लिखे हैं और साइंस से भी साबित है कि पानी पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए। एटलीस्ट 1 घूंट या 1 गिलास पानी पीना कंपलसरी है। इसी तरह इफ्तार करने का जो सुन्नत तरीका है 2 है। एक है कि खजूर से रोजा खोलें, क्योंकि कैलोरीज भी चाहिए आपको, शुगर भी डाउन हो रहा है, वीक हो रहे हैं। खजूर इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैलोरीज, आपको इमीडिएटली ग्लूकोज मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, फास्फोरस मिलता है। सेकेंड सुन्नत जो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पानी से रोजा खोला जाता है, वो भी सुन्नत है, अजीम सुन्नत है वो भी, कि रोजा पानी से भी खोल सकते हैं। पानी के बजाय लोग जो है इफ्तार में पेप्सी का बॉटल, थम्स अप का बॉटल, रूह अफ़ज़ा का शरबत, और जो है जरा जवान बच्चे लोग हैं तो स्टिंग या रेड बुल जैसे एनर्जी ड्रिंक्स पी रहे, रोजे में वीक हो गया, एनर्जी ड्रिंक मान लेना है मेरे को। एनर्जी ड्रिंक्स तो बेइंतहा खतरनाक है, उसमें कैफीन रहता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स कैफीन रहता है, उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है डू नॉट गिव टू प्रेग्नेंट एंड चिल्ड्रन। क्यों? क्योंकि बहुत पावरफुल है। ये नॉर्मल इंसान कैसा पीना, इसको मजबूरी के हालत में पी सकता होगा, लेकिन इसको पीते हैं इफ्तार में, बॉडी जो है और स्ट्रेस में चले जाती है, एंड टेंटेटिवली किडनी स्टोन्स होने का चांस या और डिहाइड्रेट होने का चांस बढ़ जाता है। तो इफ्तार करना है अपने को पानी के साथ, खजूर के साथ। उसके बाद फ्राई आइटम से टोटली अवॉइड करना है। तले हुए आइटम्स, समोसे और जो है भजिए और जो है जिलेबी, जिसमें जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी तेल है, ये जो चीज खा लेते हैं लोग, खाने के बाद फिर गट 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 पानी डाल लिया अंदर, होता क्या पेट में जाने के बाद ये तेल पानी के ऊपर आ जाता है। ऊपर आने की वजह से मतली और जो है गैसेस का प्रॉब्लम, सीने में जलन, ऐसा हुआ है मेरे साथ। एक इफ्तार के दावत में गया, वहां पे जो है इतना बड़ा इफ्तार था कि खाए करे, फिर मगरिब के नमाज को उठे, रुकू में जाते कि पूरा सामने खाए कर दिया इमाम साहब। तो ऐसा हुआ है, लोग यहाँ तक खा लेते हैं, पता नहीं। तो दैट्स नॉट द एंड ऑफ द डे। तो आपको इफ्तार इतना करना चाहिए, पानी इतना पीना चाहिए जिसका टोटल वॉल्यूम 750 ml या 800 ml रहना, क्योंकि स्टमक की कैपेसिटी उतनी है। 1 गिलास 250 ml की रहती है, अगर आप 1-2 गिलास पानी पी लेंगे तो 500 ml चले जाता है। थोड़ा बहुत फ्रूट्स खाएंगे, ऑयल फ्री फूड करना चाहिए इफ्तार। तो मैं समझता हूँ ये भजियों का, समोसों का कल्चर रॉन्ग है। कहाँ से आया, उसकी तहकीकात करने के बाद मुझे आंसर नहीं मिला, कहाँ से आया पता नहीं, लेकिन इफ्तार में तो ऑयल का खतरा भी नहीं रहना चाहिए। इट शुड बी टोटली नेचुरल, ऑयल फ्री, या फिर बॉइल्ड आइटम्स खाना चाहिए। इफ्तार के बाद, नमाज पढ़ने के बाद जरा तेल में पका लिया, हलीम खा लिए, चल जाएगा, कल्चर है वो भी किसी हद तक। बट इफ्तार में तो आई थिंक ऑयली फूड को टोटली अपन बैन करना चाहिए। आई थिंक इट शुड नॉट बी देयर, क्योंकि इससे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो पानी इफ्तार में 500 ml पीना चाहिए। इफ्तार हो जाता है, नमाज हो जाती है, उसके बाद में फिर और एक खाना खाने के साथ साथ एक 500 ml पी सकते हैं पानी। पानी पीने की भी आदत अल्लाह वाले बोले कि खाने से पहले पानी पीना जो है शिफा है, खाने के दौरान पानी पीना दवा है, और खाने के बाद पानी पीना वबा है। वबा इसीलिए क्योंकि सब मिक्स होके ऊपर आ जाता है, तो इसको अवॉइड करना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पानी पीना भी है तो खाना खाने के आधे घंटे के बाद पानी पीजिए, ताकि ये सब कुछ सेटल हो जाए अंदर आपके स्टमक के। तो 500 ml इफ्तार, 500 ml नमाज के बाद, खाने के बाद, फिर 1 लीटर हो गया आपका।
अब तरावी की नमाज है, तरावी की नमाज 20 रकात की है और हर 4 रकात के बाद गैप है। आई थिंक हर 4 रकात के गैप में अगर इंसान 200 ml का पानी पी लेगा तो उसकी जो है 5 वक्फे रहते हैं, उसमें जो इजीली और लीटर इफ्तार तरावी में कवर हो जाते हैं। तो बाय द टाइम 10:30 11 बजते हैं आपकी बॉडी के अंदर 2 लीटर पानी आ चुका होता है। उसके बाद में सोने से पहले एक 500 ml पी लेंगे, तहज्जुद में उठेंगे वहां पे 500 ml पी लेंगे, ये 3 लीटर हो गए। और फिर जो है और एक 500 ml सहरी के साथ 3.5 लीटर इजीली रमजान में हर कोई पी सकता है विदाउट कॉजिंग बर्डन। कई बार क्या रहता, सायरन बज जाता लेकिन अज़ान तो नहीं हुई बोल के उन्हें पानी में इतना बिजी रहता कि पानी इतना पी लेते, फिर बाद में ना लेट सकते ना सो सकते, हिले करे तो गट गट आवाज आती रहती पेट में से, क्या होता शरीर में इतना पानी भर लिया मैं, अबे ऊँट तो नहीं है ना, अपन लोग इंसान है, अपने अंदर कैपेसिटी है कोई इस चीज की, टू दी लास्ट कैपेसिटी पानी पीना रॉन्ग है। इस तरीके से पानी पिएंगे तो वॉमिटिंग से बचेंगे, वॉमिटिंग नहीं होगी तो रोजा नहीं टूटेगा, वरना एक है या एक उल्टी आपके रोजे को जाया कर देती है, फिर बाद में खजा कर लेते हैं बैठो रमजान के बाद। तो वॉमिटिंग से बचने के लिए पानी का सही इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रूल नंबर 1 है किडनी हेल्थ का। एंड और एक पॉइंट, पानी ठंडा पीना या गर्म पीना, अब ये अलग एक क्वेश्चन है, लोग परेशान रहते हैं इसके ऊपर। इसका भी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर आप पानी ठंडा पिएंगे 10 डिग्री सेल्सियस पे पिएंगे तो पेट में तो चले जाता लेकिन स्टमक में आता नहीं, खून में आता नहीं, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर 37 है। जब तक उसका टेम्परेचर 37 नहीं होता बॉडी उसको अंदर अलाउ करती ही नहीं है, वो स्टमक में अटका हुआ रहता है, कोई काम कर नहीं है। इसीलिए बोलते कि ठंडा पानी पिए तो प्यास बुझती नहीं रहे भाई, कहीं को नहीं बुझती, खून में आया नहीं पानी, पेट में अटका हुआ है, बॉडी उसको हीट करते रहती है। हीट करने के बाद 37 डिग्री होने के बाद में ही जो है खून में आता है पानी। अगर आप गर्म पानी पिए 55 60 स्टीम आ रहा 100 डिग्री का जो निकल रहे, चाहे गर्म पानी पीने का भी एक अलग रहता लोगों को क्रेज, पी लेते हैं, फिर अगेन वो खून में नहीं आता, बॉडी उसको ठंडा करते रहती। 37 पे आएगा तो ही आएगा बॉडी में। पानी रूम टेम्परेचर का रहना इंपॉर्टेंट है, जल्दी अब्सॉर्ब होता है, जल्दी फायदा देता है। ज्यादा गर्म ज्यादा ठंडा दोनों भी डेंजरस है, इसको अवॉइड करना। ये रूल नंबर 1 पानी का हो गया। सेकेंड रूल है डाइट, जो खाते हैं हम लोग, ये डाइट में इंपॉर्टेंट है कि अपने डाइट में जितना हो सके उतना फ्रेश फूड रहना। अगर आपको फ्रेश रहना है तो फ्रेश चीजें खाना है। अगर आपको टायर्ड रहना है, थके हुए रहना है, बासी रहना है तो पुराना फ्रिज का 6 महीने का फ्रीजर का निकाल के तल के खाना है। तो आप डिसाइड करना है कि आपको क्या रहना है आपको, क्योंकि जितना फ्रेश खाएंगे उतना फ्रेश आप रहेंगे, जितना पुराना खाएंगे। फ्रेश फूड, फ्रूट्स खाना इंपॉर्टेंट है, वेजिटेबल्स खाना इंपॉर्टेंट है, एंड डेफिनेटली प्रोटीन भी इंपॉर्टेंट है, मटन भी इंपॉर्टेंट है, चिकन भी इंपॉर्टेंट है, फिश भी इंपॉर्टेंट, लेकिन फ्रेश खाना है। मैं केरला में था, 3 साल वहां पे काम किया। एक बार हमारे हॉस्पिटल के सामने से नदी बहती थी, तो फिशिंग का, अब तो हैदराबाद से गए, फिशिंग विशिंग आती नहीं थी बराबर, तो डंडा वंडा ले लेके जो है चले गए, फिश पकड़ लिए। फिश पकड़ लेने के बाद फ्रीजर में रख दिया, उसको रखने के बाद अगले दिन जो है हॉस्पिटल कैंटीन में दिया, जरा तल दे भाई बोल के उन्हें तल दिया। तल के अब खा रहे, हमारे सर है आके बैठे, वो भी टेस्ट करे, टेस्ट करके बोले ये कुछ अलग दिख रही फिश, बहुत सारे कल पकड़े हम लोग वहाँ। अरे यस्टरडेज फिश इज अगेंस्ट आवर कल्चर, केरला में आज पकड़े सो आज ही खाते हैं, कल की फिश तो कोई खाता ही नहीं है, ये तो गलत काम है, फेंक दो उसको, बोला उन्हें। इतना फ्रेश खाना इंपॉर्टेंट है। फ्रीजर में रखा हुआ है 6 महीने का, 8 महीने का, और पता नहीं कितने साल का पड़ा हुआ रहता है कि क्या है कि एक्सपायरी डेट चले जाती है, उसको फिर छाप देते हैं, फिर आ जाता है आपके टेबल पे फ्राई होके। तो बी वेरी केयरफुल, जितना हो सके उतना फ्रेश फूड खाना है। प्रोटीन भी खाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना प्रोटीन नहीं खाना है कि किडनी पे बर्डन पड़ रहा है। हाई प्रोटीन डाइट डेंजरस है, लो प्रोटीन डाइट भी डेंजरस है। कोई भी चीज इत्तेदाल में रहना चाहिए अपने, एनीथिंग शुड बी इन मॉडरेशन। तो मेक श्योर कि आप फ्रूट एक एवरीडे खाना, वेजिटेबल्स खाना, और प्रोटीन का आइटम जो दाल है या फिर जो है मटन है या फिर जो है चिकन है या फिर जो है फिश है, बड़े का भी गोश्त खा सकते हैं आप, सईदुल ताम है, रेड मीट नॉर्मल लोग खा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। रेड मीट में एक सप्लीमेंट होता है, उसका नाम है क्रिएटिन। क्रिएटिन बॉडी बिल्डर्स लेते हैं पानी में मिला के मसल बनाने के लिए, अल्लाह ताला रेड मीट में रखा है वो, लेकिन जब वो एक्स्ट्रा हो जाता है तो किडनी को डैमेज कर सकता है। किडनी पेशेंट्स की रेड मीट बैन है, वो लोग रेड मीट नहीं खा सकते हैं। तो ये 2 रूल हो गए डाइट के बारे में। तीसरी चीज है एक्सरसाइज।
इंसान बना मेहनत के लिए, इंसान आराम के लिए बना ही नहीं है। अगर आपके कोई रिश्तेदार अमेरिका गए हैं, 18 घंटे की फ्लाइट रहती, हमारे चाचा साथ आए हैं, अभी होटल में रुके हैं, 18 घंटे की फ्लाइट रहती, तो उसमें बराबर एयर होस्टेस आके बोलती है कि सर एवरी 1 आवर यू हैव टू वॉक, कहीं वॉक करना है, क्योंकि अगर आप वॉक नहीं करेंगे तो खून क्लॉट हो जाएगा, पैरों में जम जाएगा, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाएगा। न्यूयॉर्क में उतरेंगे तो आप चलेंगे, वो क्लॉट निकलेगा, लंग्स में जाएगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाएगा, जानलेवा सिनेरियो क्रिएट हो सकता है, क्योंकि इंसान मेहनत के लिए बनाया गया है, काम करने के लिए बनाया गया है। लेकिन जमाना बदलते जा रहा है, अपन ऐसे टाइम पे आ गए जहाँ पे सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हर चीज हैदराबाद में तो चलता है, अधोनी का पता नहीं क्या हाल है, स्विगी पे, जोमेटो पे, होम डिलीवरी बॉय, चलने की भी जरूरत नहीं है, तो वैसी लेटर है, रोबोट ला के खाना डाल दे रहा मुंह में और जो है जल्दी खबर बना रहा चले जा रहा हो रहे। दुनिया में शायद रोबोट से रहेंगे, ऐसे ऐसे बीमारियां आ रही हैं हमारे को, ये सब अपने वजह से। इंसान मेहनत के लिए बना है, जितना आप मेहनत करेंगे उतना बीमारियों से दूर रहेंगे, क्योंकि जिस घर में आमद और रफ्त रहती है वो घर में धूल जमा नहीं होती। जिस घर को ताला लग जाता है उसके अंदर जो है मकड़ी अपने जाला बना लेते हैं। तो अपने को सेफ रहना है। एक्सरसाइज डेली 30 मिनट्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 में एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज, मेरा घर बड़ा है, मैं चल लेती हूँ उसमें, मेरा ऑफिस तीसरे फ्लोर पे है, मैं चढ़ देता हूँ ऊपर, मैं नीचे आकर तो सीढ़ियों पर से, ये एक्सरसाइज नहीं है, ये चहल कदमी है। यहाँ से चल लेते, क्या नाम है अपना, विमला होटल, क्या है वो, विमला रेसिडेंसी तक जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आराम से चल लेते, ठहरते हुए, होटल पे बात करते हुए, वो दुकान पे रोकते हुए 4 घंटे में पहुंच सकते हैं। एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज ऐसी होनी चाहिए, टाइम डेडिकेट करके कि आप ऐसे पेस पे एक्सरसाइज कर रहा हो कि एक सेंटेंस, एक सांस में नहीं बोल पाना, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज मेरे लिए और हो सकती है और खालिद साहब के लिए और हो सकती है। हो सकता दोनों सेम पेस पे नहीं चल सकते, फास्ट चलते होंगे, लेकिन एक सांस में एक सेंटेंस नहीं बोल पाना, वो लेवल तक पुश करना बॉडी को इंपॉर्टेंट है। इससे स्टेमिना बनता है और ब्लड का सर्कुलेशन होता है। शायद पतले नहीं होंगे आप, लेकिन बीमारियों से जरूर बच जाएंगे एक्सरसाइज से। चौथी चीज है एडिक्शंस, आदत। अब जो है आम तौर पे आदत जो है सिगरेट की, गुटखे की, तंबाकू चबाने की, ऊंचे लोग, ऊंची पसंद, रजनीगंधा, और पूरा उन्हें गंदा होते जा रहा डे बाय डे, एंड जो है इतना मैला हो जा रहा है, एक से एक बीमारियां हो जा रहे हैं उसको, तो ऊंचे ऊंचे बीमारियां आ जाते हैं। तो ये चीजों से बचना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर किस्म की आदत से बचना इंपॉर्टेंट है, जितना हो सके उतना आदत से दूर रहना है। और एक आदत मैं हाईलाइट करते चलूं कि आदत सबसे खतरनाक, ये जो नामा लिया हो ये ज्यादा आदत वाली नहीं है, सबसे खतरनाक आदत है तो कोल्ड ड्रिंक की आदत है, सॉफ्ट ड्रिंक्स की आदत है, जो कौम को लग चुकी है, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी का हो। सॉफ्ट ड्रिंक्स की एक बेइंतहा क्रेजी आदत है, ये कार्बोहाइड्रेट्स की आदत है। ये लेते कि इंसान को किक मिलता है, मजा आता है, खाना खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक पिए बगैर गुजरता नहीं है दिन, रोज कोल्ड ड्रिंक पिए बगैर गुजरता नहीं है दिन। ये खतरनाक आदत है, अपने कम्युनिटी के अंदर आ चुकी है, हर कोई पी रहा है। एंड कोल्ड ड्रिंक्स की वजह से शुगर आती है, कोल्ड ड्रिंक्स की वजह से हाइपरटेंशन आता है, कोल्ड ड्रिंक्स पीने की वजह से किडनी में स्टोन्स आते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीने की वजह से फैटी लिवर होता है, लिवर फेल हो सकता है। ये सब डॉक्यूमेंटेड है, प्रूवन है, लेकिन कोई बोलता नहीं। इसके ऊपर स्टिकर लग के नहीं आता इतने बड़े कैंसर के फेस का जो सिगरेट के डब्बी पे आता है, हालांकि उससे डेंजरस है कोल्ड ड्रिंक। इससे बचना इंपॉर्टेंट है, ये आदत खतरनाक है। उसमें भी लिखा हुआ रहता डू नॉट गिव टू प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन। सिगरेट पे नहीं देते ना बच्चों के लिए, पी भाई 6ठी क्लास का बच्चा है नहीं देते। कोल्ड ड्रिंक में नहीं देना चाहिए, खुद भी नहीं देना चाहिए। जब उसको नहीं दे रहे तो आप कैसा पी रही थी? क्या सर नहीं, आदत है, जरा जलता है यहाँ पे, अब जलाओ अपने आप को, क्या कर सकते हैं। तो इससे बचना है, खतरनाक आदत है कोल्ड ड्रिंक्स की, ये एडिक्शन है, इससे बचना है, इससे अपने आप को तोड़ना है, जुदा करना है। फिफ्थ है इस्तेमाल पेन किलर्स का। पेन किलर्स एक ऐसी चीज है जो इंसान की जरूरत रहती है। अब रोड पे एक्सीडेंट हो गया, मेरा गिर गया, हड्डी टूट गई, पेन किलर जरूरी है मेरे को, वरना तड़पूंगा कैसा मैं दर्द में। पेन किलर एक मैजिक है, दर्द खत्म हो जाता है, लेकिन इसका एक एडिक्शन हो जाता है, खास तौर से हार्ड वर्किंग लोगों में जो है, और फिर लेडीज में जो सुबह उठ के बच्चे को तैयार करना, स्कूल भेजना, उसके बाद में हस्बैंड को तैयार करना, ऑफिस भेजना,
दोपहर का जो है खाने से पहले घर का पूरा काम करना, उसके बाद दोपहर का खाना बनाना, फिर बच्चे आते हैं उनको देखना, उनकी पढ़ाई देखना, फिर शाम में हालत वापस घर को आ जाते हैं उनके लिए खाना बनाना, उसके बाद रात में सोने से पहले मोबाइल में टाइम स्पेंड करना, टीवी देखना, सीरियल देखना। औरत वो अजीम जात है जो सबसे पहले उठती है घर में और सबसे आखिर में सोती है, सबसे ज्यादा काम करती है और पेन किलर की आदत इनको इजीली लग जाती है। जरा मेडिकल से लेके तो आप पता दर्द का, सर में दर्द हो रहा, जोड़ों में दर्द हो रहा, मेरे को काम करना है, सबसे पहले उठना है, मेरे को हार्डवर्क करना, आराम का टाइम नहीं है, पेन किलर की आदत शुरू होती है। रोज खाना शुरू करते, दर्द चले जाता, अच्छा फील करते, दर्द चले जाता, अगले दिन अच्छा फील करते, एक दिन पता चलता है कि किडनी फेल हो गई है, डायलिसिस मशीन पे चले जाओ बाप, कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इतना पॉइजन डाला है अंदर, इसको साफ करने के डायलिसिस मशीन ही चाहिए रहता है। तो पेन किलर्स का इस्तेमाल डेंजरस है, खासतौर से लेडीज में बहुत कॉमन है। स्लो पॉइजन की तरह 2-3 साल में किडनी फेल हो जाती है और पेन किलर्स का यूज अवॉइड करना है। 6th पॉइंट है ब्लड प्रेशर का कंट्रोल। ब्लड प्रेशर इंडिया में हर 5वें आदमी को बीपी चेक करते नहीं, इसको बोलते हैं आइसबर्ग डिजीज। चेक करते नहीं, कई लोग को रहती लेकिन खाली टिप दिखते रहता हम लोग को, कई लोगों को रहती, चेक करते नहीं। पहले तो चेक करे तो ऐसी बोलते जी नो कमर्शियल डॉक्टर है, ऐसी बोलते है तो मैं नहीं खाता गोली, जान दो। उसके बाद में वो समझे 2-3 साल लग जाते हैं उसको। गोली जब शुरू करता उन्हें, उसके बाद में मालूम पड़ता है कि तबीयत खराब हो जाएगी मेरी, गोली जम रही है डॉक्टर साहब, दूसरी गोली दो, दूसरी ने तीसरी गोली दो, फिर गोली जम रही है, तबीयत कैसा कैसा की दिखा मेरे गोली खाए तो बीपी की, बीपी मेरा 200 रहा तो जमता मेरे, ये 180/100 ये मेरा बीपी नॉर्मल, इसको बोलते हैं भाई, वैसा नहीं रहता। यही काम करके बीपी हाई रख के, किडनी एक फिल्टर है, जब इसमें हाई प्रेशर से खून आते रहता, ये फिल्टर डैमेज होता, फटना शुरू होता है, उसके बाद में प्रोटीन लीक होना शुरू होता है, हत्ता कि किडनी श्रिंक हो जाती, फेल हो जाती, हार्ट भी खराब हो जाता है उसका, क्योंकि हार्ट वो पंप है जो बीपी क्रिएट करता है। ये जो फीलिंग आती गोली खाते की तबीयत कैसी कैसी की दिख रही, तो जाहिर सी बात है यार, अगर कोई आदमी रोज जो है 20 सिगरेट पीता है या रोज जो है पी के सोने की आदत है उसको, और अगर उसको एक दिन आप शाम में बंद कर दिए, आप कोई सिगरेट नहीं, कोई दारू नहीं, उसको फिक्स आ सकते हैं, मालूम तबीयत खराब हो जाती है, तो क्या करेंगे फिर, दे देंगे क्या सिगरेट और ये पी ले रहे भाई बोल के, नहीं ना, गलत है, गलत आदत थी, रोकना है। इसी तरह हाई बीपी भी गलत आदत थी, जब इसको सही कर दे तो इंसान को बुरा लगता है, समझ में नहीं आता क्या हो रहा मेरे साथ, लेकिन अच्छी चीज हो रही है, इसको ट्रस्ट करना चाहिए। 1 हफ्ता 10 दिन दीजिए, सिगरेट पीने की आदत चले जाती है, 1 महीना दीजिए, पीने की आदत चले जाती है, बीपी की गोली 2 हफ्ते में आपको जम जाती है। 1-2 हफ्ते टाइम देके तो देखो, एक गोली खाते कि अरे क्या की हो गया मेरे को, उसके बाद में गोली खाते हैं एंड देन जो है ये गोली नहीं जम रही, वो गोली नहीं जम रही, बाद में मेरे को गोलियां नहीं जमते, मैं नमक ही कम कर देता हूँ डाइट में, नमक 0 कर दे, नमक इंपॉर्टेंट है, नमक बहुत इंपॉर्टेंट है। नमक अगर बॉडी में ज्यादा हो जाए तो हाइपरनेट्रीमिया डेंजरस हो सकता है, अगर बॉडी में नमक कम हो जाए तो हाइपोनेट्रीमिया वो भी डेंजरस हो सकता है। नमक इंपॉर्टेंट है, तो लोग अब क्या करते, गोली जमती नहीं, नमक 0 कर देते, एकदम एक्सट्रीम डाइट्स, एंड समझते हैं कि ये चीज 1 हफ्ता 2 हफ्ते करे तो हो जाती, बाद में मालूम पड़ता है अगर जिंदगी भर करने का खिस्सा था ये, जिंदगी भर बगैर नमक के जी सकते नहीं और वीक हो जाते हैं, एंड वीक होने के बाद ब्लेम बीपी को करते, बीपी की वजह से ब्लेम हो गया। बीपी आना नॉर्मल है, हर 5वें आदमी को है, लेकिन अगर अबनॉर्मल एजेस में आ रहा, किसी को ब्लड प्रेशर 30 इयर्स के अंदर की एज में आ रहा है, 100% उसको किडनी का प्रॉब्लम है। हमारे हॉस्पिटल में स्टाफ काम करता है, रैंडम बीपी चेक करे, पता चला 180/120 है, टेस्ट करे तो मालूम पड़ा कि किडनी कमजोर हो चुकी है, 2.2, एज 22 इयर्स है उसकी। अगर किसी को बीपी 60 साल के बाद आ रहा है तो भी अबनॉर्मल है, उसको भी 99% कोई ना कोई वजह है जिसको सॉल्व करने से बीपी चला जाता है, या तो हार्ट का प्रॉब्लम है या तो किडनी का प्रॉब्लम है। टेस्ट करना चाहिए, क्वेरी करना चाहिए। आमतौर पे अगर 30 और 60 के बीच में बीपी आ रहा है तो वो नॉर्मल हो सकता है, सो कॉज हमारे को नहीं मालूम। 7th रूल हेल्थ मेंटेन करने के लिए शुगर का कंट्रोल है। शुगर और खतरनाक बीमारी है, बीपी से भी ज्यादा डेंजरस बीमारी है, क्योंकि इसके तो सिम्टम्स ही नहीं रहते। हाई बीपी हो गया तो कम से कम जो है सर में दर्द होना, नींद नहीं आना, हॉल घबराहट, सीना में दर्द होना, ऐसे कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं। शुगर का तो वो भी नहीं आता, टोटली सिम्टमलेस डिजीज है,
गौर करने से मालूम पड़ता है कि प्यास ज्यादा लगती है, पेशाब ज्यादा आता है, लेकिन वो इंसान फील नहीं करता, पानी पी लेते रहता, चलाते रहता, वीक होते रहता। उन्हें वीक हुआ तो करता क्या, और खाता, शुगर और बढ़ती। लेकिन शुगर में प्रॉब्लम ये रहता है कि शुगर सेल के अंदर जा नहीं सकता। एनर्जी इस जस्ट लाइक एक इंसान समंदर में फंसा हुआ है, हर तरफ पानी है, प्यासा है, लेकिन पी नहीं सक रहा उन्हें। शुगर का आलम भी वही रहता कि शुगर बहुत है बॉडी में, डायबिटीज में शुगर बहुत है बॉडी में, लेकिन बॉडी को नसीब नहीं हो रही, सेल के अंदर जा नहीं सक रहा। ये शुगर का बेसिक प्रॉब्लम है। ये बाज़-ओ-ख़ुद इंसुलिन की कमी से होता है, या इंसुलिन काम नहीं कर पाता चंद वजूहात से, उस वजह से होता है। तो इसको टेस्ट करना है, इसको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर टाइम पे शुगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि जो है धीरे धीरे आपके ब्रेन को कमजोर कर देती है। बाज़-ओ-ख़ुद फालिज का अटैक हो जाता है, याददाश्त चले जाती है, बात बराबर नहीं कर सकते, हार्ट को इफेक्ट करती है, आंखों को इफेक्ट करती है। वर्ल्ड का नंबर 1 रीजन जिससे लोग अंधे हो जाते हैं वो जो है डायबिटिक रेटिनोपैथी है। उसके बाद में लिवर को इफेक्ट करती है, किडनीज फेल हो जाते हैं। वर्ल्ड का नंबर 1 रीजन जिसकी वजह से लोग डायलिसिस पे आते हैं वो अनकंट्रोल्ड शुगर है। एंड जो है वर्ल्ड का नंबर 1 रीजन जिसकी वजह से लोगों के पैरों को कट करना पड़ता है वो अनकंट्रोल्ड शुगर है। ये सब चीजें एक शुगर के पेशेंट को आ जाते हैं जिंदगी में कभी ना कभी, अगर उन्हें शुगर कंट्रोल नहीं करा। अगर शुगर कंट्रोल में है, इसमें से कुछ नहीं आता, ये 100% प्रिवेंटेबल प्रॉब्लम है। लेकिन अफसोस कि वर्ल्ड में कोई भी डायलिसिस यूनिट में आप जाएंगे, 100 मशीन लगे हुए हैं, 100 पेशेंट्स डायलिसिस पे है, उसमें सबका इंटरव्यू लीजिए, पूछिए किडनी क्यों फेल हो गई, डायलिसिस पे क्यों आ गए। उसमें से 60 लोग ये बोलेंगे क्योंकि मैं शुगर कंट्रोल नहीं करता था, शुगर की वजह से किडनी खराब हो गई, और डॉक्टर साहब बोल दिया इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि किडनी का तो प्रॉब्लम ही नहीं था, प्रॉब्लम तो शुगर का था। इलाज किडनी का नहीं कर सकते क्योंकि किडनी का प्रॉब्लम। अगर किडनी का पर्सनल प्रॉब्लम है उसका इलाज है किसी हद तक, वो किडनी फेल नहीं होती है। जो किडनी के पर्सनल प्रॉब्लम के वजह से डायलिसिस पे जाते हैं वो 100 में सिर्फ 2 है, बाकी के पूरे 98 लोग जो डायलिसिस पे जाते हैं अनकंट्रोल्ड शुगर, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर और यूज ऑफ पेन किलर्स की वजह से जाते हैं। तो ये 7th रूल है। 8th रूल है किडनी का टेस्ट करना। अगर आप अपना टेस्ट नहीं करेंगे तो पता क्या चलेगा पास है या फेल है, क्योंकि बीमारी जाहिर हुए तक बहुत टाइम लगता है, उसकी अलामत आए तक बहुत टाइम लगता है। उसको स्टार्टिंग में पकड़े तो इलाज हो जाता है। अगर मेरा शर्ट जरा फट गया, अभी मैं उसको रफू कर सकता हूँ, सी सकता हूँ, शर्ट बच जाएगा, लेकिन छोड़ दिया धीरे धीरे तो पूरा फट जाएगा, खाली गाड़ी पोंछने के लिए काम आएगा और कोई काम का नहीं रहेगा, शर्ट खराब हो जाएगा। तो स्टिचिंग टाइम सेव 9। तो बीमारी को स्टार्टिंग में पकड़ना है, पकड़ने के लिए टेस्ट करना है। टेस्ट से भागने की जरूरत नहीं है। ऐसे कई लोगों से आप भी मिले होंगे, मैं तो रेगुलर मिलते रहता हूँ, डॉक्टर साहब मैं नॉर्मल आया था, आप मेरे अंदर शुगर निकाल दिए, आप मेरे अंदर बीपी डाल दिया। अरे भाई अब डालने वाले कौन है यार, तो एग्जाम तू फेल हुआ है, एग्जाम आप लिखे हैं, आपका एग्जाम है, आपका रिपोर्ट कार्ड है वो। जब तक देखेंगे नहीं तो इलाज कैसा करेंगे। अगर आप गाड़ी के स्पीडोमीटर को नहीं देखेंगे, गाड़ी ओवर स्पीड हो रही है, तभी तो ब्रेक मारेंगे ना, देखेंगे भी नहीं और फिर बोलेंगे अरे चालान मार दिया उन्हें, मैं तो बराबर जा रहा था। आपको लगता है बहुत कुछ बराबर है, लेकिन वो रहता नहीं है। जब तक टेस्ट नहीं करते मालूम नहीं पड़ता। टेस्ट करें तो वक्त पे मालूम पड़ता है, उसके कुछ तदाबीर कर सकते हैं, कई बार उसको वहीं रोक सकते हैं, दवाई के बगैर रोक सकते हैं। जैसे कि डायबिटीज है, एकदम शुगर आ गई तो प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप प्री डायबिटिक स्टेट में पकड़े गए हैं, आपके HbA1c जो है 6.2 है, 6.3 है, फास्टिंग ब्लड शुगर 120 है, सिर्फ डाइट से ये मैनेज हो जाता है, शायद गोलियों की जरूरत भी ना पड़े। अगर आपका बीपी 140 है, डायग्नोज जल्दी हो रहे तो शायद जस्ट डाइट मॉडिफिकेशन से कम हो जाएगा। अगर आपकी किडनी जरा जरा वीक हो रही है, पेन किलर्स खाने की आदत है, जस्ट उसको रोकने से किडनी ठीक हो सकती है। कई चीजें वक्त पे ट्रीट हो सकते हैं बहुत आसानी से, अगर हमको पता चल जाए। तो किडनी के 3 टेस्ट है, कॉमन टेस्ट है, बहुत इजी टेस्ट है। नंबर 1, किडनी दिखती कैसा है। अल्ट्रासाउंड स्कैन करेंगे तो मालूम पड़ेगा 2 किडनी है या 1 किडनी है। यकीन मानिए हर 1000वें आदमी के अंदर सिर्फ 1 ही किडनी रहती है।
कॉन्फिडेंस से मत फिरिए, मेरे अंदर 2 गुर्दे रखे हुए हैं, एक किडनी रह सकती है आपके अंदर। स्कैन करेंगे तो मालूम पड़ेगा। रोज 10-15 पेशेंट ऐसे ही देखते हैं, स्कैन कराए कमर के दर्द के वास्ते, बोल दिया डॉक्टर साहब एक ही किडनी है आपके अंदर। एक किडनी जिंदगी के लिए काफी है, कोई सिम्टम्स नहीं आते, जिंदगी आसानी से गुजर गई। इसलिए तो ट्रांसप्लांट होता है, नॉर्मल आदमी किडनी दे देता है, लेकिन एक किडनी रहना, आपको एक इंफॉर्मेशन मिलता है, मेरे को बहुत स्लो जाना है, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, बहुत केयरफुल गुजारती है लाइफ एक किडनी में। तो अल्ट्रासाउंड स्कैन साल में एक बार या कम से कम 2 साल में एक बार करना इंपॉर्टेंट है। इससे मालूम पड़ता है कि किडनी 2 है या 1 है, किडनी में स्टोन है क्या, किडनी मेरी सुकड़ रही है क्या, किडनी मेरी सूज रही है क्या, पेशाब के थैली में पेशाब रुक रहा है क्या, लिवर में फैट जमा हो रहा है क्या, पित्ते में स्टोन बन, मामूली सा अल्ट्रासाउंड स्कैन करने से। एंड सेकंड टेस्ट, इसमें किडनी का स्ट्रक्चर मालूम पड़ता। सेकंड टेस्ट है किडनी का फंक्शन, किडनी काम कितना कर रही। दिखने को तो डॉक्टर साहब नॉर्मल दिख रहे हैं, अंदर भेजा नहीं है, शायद पागल होंगे उन्होंने, क्या मालूम काम कैसा कर रही, देखना इंपॉर्टेंट है। किडनी का काम एक सिंपल टेस्ट है, क्रिएटिनिन, सीरम क्रिएटिनिन ब्लड टेस्ट है। धीरे धीरे इंशाअल्लाह ताला ऐसा मशीन आने वाला है, शायद ये साल में इंडिया में लॉन्च हो जाए। जैसा शुगर चेक करते हैं उसी तरह एक ड्रॉप ब्लड डालेंगे तो पता चल जाएगा कि आपका क्रिएटिनिन क्या है। और क्रिएटिनिन को एक फॉर्मूला में डालते हैं, उससे जीएफआर मालूम पड़ता है कि किडनी 100% में से कितना काम कर रही है। आमतौर पे 30 इयर्स के अंदर है तो किडनी जो है 100% से भी ज्यादा काम करते रहती है, लेकिन अगर 60% के नीचे जा रहा है जीएफआर, मतलब कि आपकी किडनी फेलियर की तरफ जा रही है। होशियार रही है, ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज, इवैल्यूएट इट एंड ट्रीट इट। तीसरी चीज किडनी की, उसका फिल्टर कैसा है। किडनी आखिरकार एक फिल्टर है, आखिर वो हर ऑर्गन का स्ट्रक्चर भी रहता है, फंक्शन भी रहता है। जैसे लीवर का लीवर फंक्शन रहता, अल्ट्रासाउंड टेस्ट रहता, इसी तरह ब्रेन का सीटी स्कैन रहता, कॉग्निटिव टेस्ट रहता, हार्ट का 2D एको रहता, उसके साथ उसका ईसीजी रहता। इसी तरह किडनी का एक्स्ट्रा है एक फिल्टर। फिल्टर कैसा, यूरिन से मालूम पड़ता है। 100 रुपए का टेस्ट है, 60 रुपीज में भी होता है कई जगहों पे। सिर्फ यूरिन देने से पता चलता है कि यूरिन में प्रोटीन जा रहा है क्या, किडनी का फिल्टर कैसा है, यूरिन में ब्लड सेल्स जा रहे हैं क्या, किडनी फिल्टर का कुछ प्रॉब्लम है क्या, किडनी में से पस जा रहा है क्या, किडनी में से क्रिस्टल्स जा रहे हैं क्या, किडनी में बैक्टीरिया है क्या। ये सब चीजें अपने को एक सिंपल यूरिन टेस्ट से मिलता है। तो आई थिंक ये एक गोल्डन रूल्स है, इसको अपन अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला किडनी की बीमारी नहीं होने का 99% गारंटी है। और नॉट ओनली किडनी, बल्कि इसको फॉलो करेंगे तो दूसरे जो ऑर्गन्स में प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि ब्रेन में या हार्ट में या लंग्स में या लिवर में या अंतड़ियों में या स्किन में या हड्डियों में, इसका भी होने का चांस कम हो जाएगा। एक गोल्डन रूल्स ये है कि जो है पानी ज्यादा पीना है, खाना जितना हो सके उतना फ्रेश खाना है, एक्सरसाइज डेली 30 मिनट्स करना है, आदतों से बचना है, खासतौर से कोल्ड ड्रिंक्स की आदत से बचना है, उसके बाद में पेन किलर्स का इस्तेमाल रोकना है, जरूरत पड़ी तो ही खाना है, अदरवाइज नहीं खाना है। एंड शुगर और बीपी, इनका चेकअप साल में 1 या 2 बार करना है और इसको कंट्रोल में रखना है। एंड लास्ट में है कि अपना ऑर्गन का फंक्शन, किडनी का फंक्शन चेक करना है, किडनी का स्ट्रक्चर कैसा है अल्ट्रासाउंड से देखना है, किडनी का फिल्टर कैसा है पेशाब से देखना है, और किडनी का फंक्शन कैसा है सीरम क्रिएटिनिन से देखना है। तो इंशाअल्लाह ताला ये इसको फॉलो करेंगे तो हमारे किडनीज हेल्थी रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके तवज्जो का। बीपी कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, उसके लिए फूड डाइट और एक्सरसाइज, इसके बाद में थोड़ा ब्लड प्रेशर कंट्रोल। ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना रहता, नॉर्मल ब्लड प्रेशर लेस देन 120/80 मिलीमीटर मर्क्यूरी नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर मैनुअल मशीन डॉक्टर चेक करते हैं, नर्स चेक करते हैं, वहां भी चेक करा सकते हैं, या फिर एक 1500 का मशीन है, आप खरीद लीजिए, घर में रखिए। हर किसी के घर में चंद मेडिकल हथियार रहना जरूरी है। हथियार नंबर 1 सैचुरेशन का मॉनिटर, SpO2 मॉनिटर, सैचुरेशन कितना है, पल्स कितना है बताती है। नंबर 2 शुगर चेक करने का मशीन, ग्लूकोमीटर, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कोई बेहोश होगा तो शुगर चेक करे शायद लो रहे। और नंबर 3 बीपी चेक करने का मशीन। ये 3 मशीन आई थिंक हर घर में रहना चाहिए। और अगर हो सका नंबर 4 थर्मोमीटर भी रखिए, टेम्परेचर अगर आ रहा है तो मालूम पड़ेगा। ये 4 मशीन हर घर में रहना चाहिए। तो बीपी को अपने मशीन में चेक करिए,
एंड अगर 120/80 के नीचे है तो वो नॉर्मल है, नथिंग टू वरी। एंड हो सकता इत्तेफाक से ज्यादा दिखे, शायद खाना खाने के बाद चेक कर रहे हैं आप, शायद वॉकिंग करने के बाद चेक कर रहे हैं आप, या शायद कोई स्ट्रेसफुल एपिसोड के बाद चेक कर रहे हैं आप। तो बीपी चेक करने का तरीका है कि 10 मिनट स्टेबल तरीके से बैठिए, आराम से बैठिए, रिलैक्स करिए एंड देन बीपी को चेक करिए। कफ को आर्म में टाई करिए। बाज बीपी कफ्स ये रिस्ट वाले आते हैं, वो बेकार है, वो यूज मत करिए, उसका कोई साइंटिफिक डाटा नहीं है। आर्म में बन के चेक करिए, हार्ट के लेवल पे रखिए, टेबल पे रखिए, चेयर पे बैठ के चेक करिए एंड बीपी को 3 बार चेक करिए, उसका एवरेज निकालिए, वो आपका करेक्ट ब्लड प्रेशर रहता। क्योंकि कोई भी आईसीयू बीपी उससे ही देखते हैं, मैनुअली कोई भी पंप मार के नहीं देख रहा। एंड अगर आपका बीपी 130/80 तक आ रहा है तो आप एट रिस्क है। यू नीड टू स्टार्ट मॉडिफाइंग योर डाइट, और वो डाइट मॉडिफिकेशन का नाम है डैश डाइट, DASH डैश डाइट। इसको गूगल करिए एंड इसके बारे में और पढ़ सकते हैं, मैं शॉर्ट बताता हूं। डैश डाइट मतलब डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, इसको बोलते हैं डाइट, डैश डाइट। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी डाइट में ज्यादा फ्रूट्स रहना चाहिए। फ्रूट्स वो जिसमें ज्यादा पोटेशियम है, ये कोई किडनी पेशेंट के लिए नहीं है, ये जनरल पेशेंट्स के लिए है, जनरल लोग के लिए है। इसमें ज्यादा पोटेशियम है, जैसा कि ऑरेंजेस है या लेमन है या कीवीज है या स्ट्रॉबेरीज है या फिर जो है नारियल पानी है, या ऐसे फ्रूट्स है विच आर रिच इन विटामिन सी एंड हाई इन पोटेशियम। ये फ्रूट्स खाने से आपके ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी इंक्रीज होती है, ब्लड प्रेशर लेवल कम होता है और बीपी हो सकता है चले भी जाता है। नंबर 2, ये इसके साथ डैश डाइट में हाई पोटेशियम के साथ आता है लो सॉल्ट, नमक, सोडियम कम करना है, जितना हो सके उतना नमक कम खाना है। रिकमेंडेड इज 3 ग्राम्स पर डे। अपना यूजुअल जो इंडियन डाइट है, इट्स रफली अराउंड 12 to 15 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट हम लोग नॉर्मली कंज्यूम करते हैं। एंड जैसे आप साउथ इंडिया में आते हैं, तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, यहाँ पे अचार का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, पापड़ का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, इसमें सॉल्ट रहता है। और हमारा जो ट्रेडिशनल डाइट है इसमें रफली 20 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट रहता है। तो ये सॉल्ट को 3 ग्राम्स तक करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो मैं रिकमेंड करता हूं कि पहली चीज अचार और पापड़ छोड़ देना, और घर में जो सालन सबके लिए बनता है उसका 50% नमक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आप 6 ग्राम से 5 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट तक आ जाते हैं। तो नंबर 2 है कि सॉल्ट का इंटेक कम करना है। नंबर 3 है कि ऑयली फूड अवॉइड करना है, क्योंकि जितना ऑयली फूड खाएंगे उतना कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बीपी आएगा। कोलेस्ट्रॉल को टारगेट रेंज में रखना है। नंबर 4, एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज का रिकमेंडेशन बहुत सिंपल है, 30 मिनट्स एवरी डे, दैट्स द टारगेट। अगर 2 दिन छोड़ के डजंट मेक अ डिफरेंस, बट एटलीस्ट 5 days a week 30 मिनट्स करना, दिस इज द ट्रीटमेंट फॉर हाइपरटेंशन। एंड लास्ट में मेडिटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेडिटेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी डे वो भी करना है। थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शोएब खान, नेफ्रोलॉजिस्ट, सैप किडनी सेंटर हैदराबाद से आज 23 फरवरी को अधूनी आया था। आके जो है यहाँ पे इवेंट हुआ है फंक्शन हॉल में फारूक बिन जब्बार एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के तरफ से। मैं सोसाइटी का बहुत ग्रेटफुल हूँ कि वो लोग इनवाइट करे हैं और आज बहुत सारी गैदरिंग थी, 500 लोग थे। इसमें डिस्कशन हुआ है कि कैसा अपनी किडनी हेल्थी रहना और कैसा जो है बीमारियों से बच सकते हैं, कैसा हेल्थ को बरकरार रखना। इसको अपनाने के लिए 8 गोल्डन रूल्स का जो है एजुकेशन हुआ था और सब लोग को किडनी वॉरियर्स के लक़ब के साथ भी नवाजा गया है। एंड किडनी वॉरियर का एम ये रहता है कि किडनी दुनिया में किसी की फेल नहीं होना और कोई डायलिसिस की दुनिया में नहीं जाना और कोई बीमार हो के हॉस्पिटल्स नहीं जाना। मुक़द्दर का हमारा हॉस्पिटल गया तो ठीक है, लेकिन अपने अमल से बीमारी लेके आके कोई हॉस्पिटल नहीं जाना। इसके ऊपर डिस्कशन हुआ था एंड इसके ऊपर आने वाले दुनिया में और आने वाले ज़िंदगी में क्या करना है, इसके अज़ाइम तय किए गए थे। थैंक यू। मोस्ट कॉमनली वर्ल्ड में जिसकी वजह से लोग डायलिसिस पे जाते हैं, एक तो अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, सेकेंड अनकंट्रोल ब्लड शुगर्स है, यूज़ ऑफ पेन किलर्स है, अननेसेसरी यूज़ ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स है और डिहाइड्रेशन है। इससे बचेंगे तो इंशाल्लाह ताला किडनी डिजीज़ होने का चांस कम हो जाएगा। ये किडनी वॉरियर का काम जो है 2021 से चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये 4th ईयर है जहाँ अपन फंक्शन कर रहे हैं। आपकी इसमें सर्विस जो अवेयरनेस है, आपके कैंप में भी आप शिरकत करते हैं? या हम लोग सैप किडनी सेंटर डजंट बिलीव इन डूइंग मेडिकल कैंप्स। हम लोग बीपी, शुगर, हाइट, वेट चेक करके मेडिसिन लिख के मेडिसिन फ्री बांट के पेशेंट्स को डिटेक्ट करके डायग्नोस करके हॉस्पिटल लेके जाने बिलीव नहीं करते हैं। हम लोग प्रिवेंशन कैंप्स करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि लोग बीमार होने से पहले ही अपनी सेफ्टी कर लें। हम लोग वो सीट बेल्ट की तरह है जो कभी एक्सीडेंट के टाइम में ही याद आता है, अदरवाइज इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो शायद इसका एहसास अपने को आज यहाँ नहीं होगा, पर रोज़ मशर के दिन रोज़ इसका फ़ायदा मिलेगा इंशाल्लाह। आपके भी सोशल नेटवर्क्स में जो आपका ये बोले तो आप सर्विस में भी कुछ गरीब लोग हैं। हेल्थ एक ऐसी चीज़ है, इसमें गरीब अमीर ऐसा नहीं रहता। गरीब के पास 2 ऑप्शन रहते हैं, एक तो या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना जहाँ सरकार पैसे देता है, या तो चैरिटेबल हॉस्पिटल जाना जहाँ लोग चंदा लगाते हैं। तो सैप किडनी सेंटर ये दोनों में से एक में बिलीव नहीं करता। व्हाट वी डू इज, हम लोग जो पेशेंट्स किडनी के पेशेंट्स आते हैं वो पहले बनना ना, इस पर बिलीव करते हैं। सेकंड, अगर बन जाते हैं और वो किडनी का प्रॉब्लम के साथ आते हैं हमारे पास और वो ठीक हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है, उनको समझाता हूँ मैं, देखिए साहब आप कितना बच चुका है। वो कोई बोलता है मेरा 50,000 बच गया होगा, 1 लाख बच गया होगा, तो बोलते हैं उसमें से कुछ हिस्सा आप एक सोसाइटी को डोनेट करिए। वो सोसाइटी का नाम है उम्मीद चैरिटेबल ट्रस्ट। उम्मीद चैरिटेबल ट्रस्ट का एक ही काम है, जिसकी किडनी फेल हो गई और वो पर्सन डायलिसिस पे 1 साल से ज़्यादा है, उसके पास किडनी का डोनर है, तो उसको एंड टू एंड फ्री ट्रांसप्लांट करते हैं। ये उम्मीद चैरिटेबल ट्रस्ट का जनरेशन के लिए आपका मैसेज क्या देना? जनरेशन के लिए 8 गोल्डन रूल्स है। नंबर 1, पानी ज़्यादा पीना है। फूड जितना फ्रेश हो सके उतना फ्रेश खाना है, लाइक वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है। प्रोटीन का कंटेंट भी इंपॉर्टेंट है, बट रिड्यूस रेड मीट। एंड थर्ड थिंग इज डू 30 मिनट्स एक्सरसाइज एवरी डे। अवॉइड यूज ऑफ पेन किलर्स। एडिक्शंस जैसा कि सिगरेट स्मोकिंग है, तंबाकू है, कूल ड्रिंक्स है, एनर्जी ड्रिंक्स को अवॉइड करना है। शुगर बीपी साल में 1 बार चेक करना है। किडनी का टेस्ट साल में 1 बार करना है, इंपॉर्टेंट है।